जय भीम साथियों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा है मंडल कमीशन, ओबीसी आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग। ये अकस्मात ही मेरे दिमाग में नहीं आया, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। परसों मैं एक कार्यक्रम में गया था नई दिल्ली में, एक सेमिनार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वहाँ पर सेमिनार में कर रहे थे मंडल कमीशन जी के, उस पर शायद कोई दिवस था। तो उसमें ये मंडल कमीशन के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी उसको लागू किया माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने, और उन्होंने सबसे आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्बानी उन्होंने दी। अपनी कुर्सी खोई इस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए। इतना भारी विरोध उन्होंने झेला, छात्रों का, विद्यार्थियों का, पूरे देश में हाहाकार मच गया। और जब मैं देख रहा था, वो पोस्टर लगा हुआ था वहां पर, बड़ा पोस्टर था, बहुत बड़ा, बाहर भी और अंदर भी थे वहां पर, मंच पे और बाहर गेट पर भी थे। तो वहां दुनिया भर की फोटोएं उसमें लगी हुई थी, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की फोटो उस पर नहीं थी। तो मुझे देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति ने उस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए अपनी राजनीति खत्म कर ली, उसने अपनी सरकार को दांव पे लगाया। तमाम साथियों का, जो भी जितने भी गठबंधन में साथी थे, जनता दल की सरकार 1989 में बनी थी, वो तमाम लोगों का विरोध झेला और उन्होंने वो सिफारिशें लागू की, जिसको लागू करने की हिम्मत कांग्रेस ने भी नहीं दिखाई। और कांग्रेस लगातार मंडल कमीशन की सिफारिशों को दबाए बैठी थी। देखिए, मैं आपको इतिहास बताता हूं इस मंडल कमीशन का। बाबा साहब ने तो अपने रहते रहते SC ST को स्पेशल दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में दिलवाया, सारी चीजें अपने हाथ से कर गए। लेकिन आर्टिकल 15-16 में और आर्टिकल 340 में वो पिछड़े वर्गों को भी के स्पेशल स्टेटस के लिए और उनके रिजर्वेशन वगैरह तमाम, उसमें शिक्षा में, रोजगार में उनको भागीदारी के लिए वो सिफारिशें करके गए थे, उनको लिख के गए थे, पिछड़ी जातियां। और उसी के प्रेशर में कांग्रेस की सरकार ने पहला जो पिछड़ी जातियों के लिए आयोग बनाया, पहला पिछड़ी जाति आयोग बना, वो 29 जनवरी 1953 को बना और उसके अध्यक्ष थे श्री काका कालेलकर, और उसको काका कालेलकर आयोग भी बोला जाता है। और उन्होंने अपनी सिफारिशें 1955 में 30 मार्च 1955 को कांग्रेस की सरकार को उस समय जमा करा दी थी। पंडित नेहरू जी उसके प्रधानमंत्री थे, और वो सिफारिशें उन्होंने दबा दी, तो उसके वो दे दी उनको सरकार को 1955 में। उसके बाद काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को नेहरू सरकार ने लागू नहीं किया, और 1964 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका भी कार्यकाल बहुत कम रहा, उनका रशिया में उनका हार्ट अटैक हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी कांग्रेस की, जो कि 1975 में भारी विद्रोह हो गया। भ्रष्टाचार के और बेरोजगारी के विरुद्ध छात्रों ने हाहाकार मचा दिया देश में, जो वो जेपी आंदोलन के नाम से फेमस है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जो भारी बहुमत से 350 से ज्यादा सीटें लेकर के भारी बहुमत से, अब तक की भारी बहुमत से वो उस समय सत्ता में थी, उनको जनता के दबाव में, जनता के विद्रोह को
दबाने के लिए, कुचलने के लिए उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। जो इमरजेंसी 1977 तक चली, जिसको कि अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि वो संविधान हत्या दिवस के रूप में वो मनाने की बात की है। तो 2 साल चला, लेकिन जब इमरजेंसी हटाई गई और चुनाव हुए तो उस समय जनता पार्टी की सरकार बन गई। गैर कांग्रेसी पहली सरकार बनी देश में 1977 में, जिसके कि प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी बने, जो गुजरात से थे। और उसमें तमाम वो पिछड़े, जिसमें हमारे वो अभी के वो चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी भी थे, और उसमें बीजेपी का, उसमें और भी दूसरे जो कम्युनिस्ट वगैरह जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस थे, उनका भी उसमें बहुत सारे उनका समर्थन था। तो वो सब उसमें सरकार बन गई घालमेल होकर के। राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी जी को हराया था वहां से, अमेठी से। उस समय बहुत फेमस हुए थे वो राजनारायण जी। वो सरकार बन गई। पहली गैर सरकारी या गैर कांग्रेसी सरकार जब बनी देश में 1977 में, तो 1 जनवरी और 1979 को श्री मोरारजी देसाई ने, क्योंकि पिछड़े भी उसमें नेता थे, उसमें अपने चौधरी चरण सिंह जी वगैरह और भी नेता थे बहुत सारे, और लालू जी, ये तमाम लोग थे। उस समय इनका उदय हो रहा था, समय मुलायम सिंह यादव जी और शरद यादव जी और ये तमाम, ये अपने जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ये सब उसी आंदोलन के निकले हुए हैं, पासवान जी। तो उस समय प्रेशर था पिछड़ों का, पिछड़ों के उसके कल्याण के लिए, उसके सामाजिक और शैक्षणिक 2 आधार बनाए गए कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए शिक्षा में और रोजगार में, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए SC ST की तर्ज पे उनको भी वो मिलना चाहिए, जो कि संविधान के आर्टिकल 340 में ऑलरेडी है। तो उसके आधार पे आर्टिकल 340 के आधार को बना करके उसके तहत फिर दूसरा आयोग, पिछड़ी जाति आयोग, ये बनाया गया 1 जनवरी 1979 को। उसका गठन का जिसका अध्यक्ष बनाया गया श्री बिंदेश्वरी मंडल साहब को, जिनको BP मंडल कहते हैं, उन्हीं के नाम से मंडल आयोग फेमस है। वो अध्यक्ष थे उस आयोग के। और उन्होंने उस आयोग के तहत उन्होंने ना केवल हिंदू धर्म के पिछड़े जो जातियां थी, जो OBC कास्ट में आती हैं, अन्य पिछड़े जातियों में आती हैं, जो SC ST नहीं है, उनमें से उन्होंने शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को उनका सर्वे किया, उनका मुआयना किया, उनके पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम धर्म में भी जो कन्वर्ट हुए थे, उसमें जो जातियां कन्वर्ट हुई थी मुस्लिमों में मुगलों के समय पे, तो उनको भी उन्होंने आधार बनाया, उनको भी इसमें शामिल किया शैक्षणिक और आर्थिक रूप से। और टोटल मिलाकर के बहुत सारी जातियों को और कई धर्मों को जोड़ करके उन्होंने हिंदू धर्म के साथ 3713 जातियों को उन्होंने 52% पिछड़ी जातियां माना, देश के अंदर उनकी जनसंख्या को माना। और उन्होंने सामाजिक शैक्षणिक रूप से उनको उसको मापदंडों के आधार पे और आर्थिक रूप से भी जोड़ करके उन्होंने उसकी जांच की। और उसके बाद उन्होंने 1980 में फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ गई थी। 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और 52% उन्होंने नौकरियों में और शिक्षा में उनका रिजर्वेशन की सिफारिशें उसमें कर दी। लेकिन फिर दोबारा से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई थी, काका केलोलकर जो 1953 में और 1955 में रिपोर्ट आ गई थी, उसको दबा के रखा था कांग्रेस ने। फिर दोबारा से एक ताजा सर्वे करवाया BP मंडल जी के द्वारा गैर कांग्रेसी सरकार ने। फिर उसकी रिपोर्ट 1980 में आ गई, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो फिर उसकी सिफारिशों को कांग्रेस की सरकार ने दबा लिया और वो चलता रहा। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और उसके बाद श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी उसको दबा के रखा। लेकिन 1989 में वो फोर्स के मुद्दे को लेकर के
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल, उन्होंने पूरा हल्ला मचाया और सबने मिलके गठबंधन वगैरह होकर के उन्होंने एक सरकार बना ली। उसको संयुक्त मोर्चा उस समय कहा गया। उसमें जनता दल के अलावा उसमें बीजेपी भी थी, उस समय बड़ी लीड ले ली थी उन्होंने, और भी बहुत सारे कम्युनिस्ट भी थे और सारे थे, सब इन्होंने मिलकर के फिर 1989 में सरकार बनाई, जिसमें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने हिम्मत की, जबकि उनके तमाम साथी मना कर रहे थे। चौधरी देवीलाल जी भी उसमें थे, उस सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। हरियाणा के बहुत फेमस चेहरे हैं, इनेलो उनकी पार्टी है, जिसमें कि अभी तो अभय चौटाला जी उनके हैं, उनके पोते नेता हैं। तो उन्होंने सबने मना किया। चंद्रशेखर जी भी थे बलिया वाले, और अपने मुलायम सिंह यादव जी, सभी लोग थे, सबने मना किया उसको कि खतरा है इसको लागू करने में, विद्रोह हो जाएगा। लेकिन श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि मैं अपनी गद्दी को दांव पे लगा दूंगा, लेकिन मैं उन पिछड़ों को जो शैक्षणिक आर्थिक रूप से सदियों से सताए हुए हैं, मैं उनको ये जो सिफारिशें हैं मंडल आयोग की सिफारिशों को, इनको लागू करूंगा। और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 1990 में पूरा रिस्क लेकर के, राजनीतिक रिस्क लेकर के ये मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। और जो ही घोषणा हुई उसी तरह पूरे देश में विद्यार्थियों ने हाहाकार मचा दिया। चारों तरफ आगजनी, तोड़ फोड़, प्रदर्शन, हल्ला चौतरफा, तमाम विश्वविद्यालयों में हाहाकार मच गया और पूरी तरीके से आत्मदाह करने लग गए विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के। और वो ऐसा मंजर हो गया कि फिर उनको विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी, छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। उधर फिर कांग्रेस ने श्री चंद्रशेखर जी को सपोर्ट दिया और उन्होंने 20-30 लोगों के साथ अपनी ले करके कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनाई। फिर उसी दौरान देवगौड़ा सरकार भी बनी, फिर उसी दौरान इंद्र कुमार गुजराल सरकार भी बनी। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को खामियाजा उठाना पड़ा, उसका भुगतान करना पड़ा। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का भयंकर परिणाम हुआ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी इसके खिलाफ। लेकिन 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को तय करके और उसको लागू कर दिया। और उन्होंने एक परमानेंट पिछड़ा आयोग का भी उन्होंने डायरेक्शन दिया, जो 1993 में पिछड़ा आयोग का गठन, परमानेंट नियमित गठन हो गया। तो ये जो कहानी है इसके पीछे, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी, बड़ा रिस्क था, जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, सबसे बड़ी कुर्बानी अपने जीवन की, महान उन्होंने ये अपना वो दिया, कुर्बानी दी। ना केवल उनकी गद्दी गई, उसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो गया। उसके बाद क्योंकि जो अगड़े थे, क्योंकि वो विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत थे, राजा परिवार से थे, वो अपर कास्ट से थे, और तमाम उनके लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया अगड़ों में। तो मैं उसको देख रहा था कि भाई यहाँ, मैंने कहा भी वहाँ कुछ लोग जो थे, मगर इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों में, विचारकों में हमारी बात कौन सुन रहा है वहाँ पर। हमने कहा कि भाई यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का तो स्पेशल फोटो होना चाहिए, क्योंकि कमिश्नरों को गठन करके उनकी रिपोर्ट बनवा करके और उनको ठंडे बस्ते में रखना है तो कोई भी काम कर ले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन उनको सिफारिशों को लागू करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी, जोखिम का काम था, राजनीतिक जोखिम। और उस महान आत्मा ने उस जोखिम को लिया और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने वो काम करके दिखाया, जो किसी कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही थी। कांग्रेस ने बिल्कुल भी उस पर आगे बढ़ने का कोई काम नहीं किया था। और ये बीजेपी जो आज पिछड़े बहुत सारे बीजेपी के साथ हैं, इसने भी उनका साथ छोड़ करके, और उन्होंने भी राम मंदिर का वो रथ अडवाणी जी ने उसी समय निकाल करके और उसको सरकार को स्थिर किया, कमजोर किया। बहुत बड़ी
इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, लेकिन मेरा आज मन था कि इस पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि परसों से मुझे थोड़ी सी ये हो रहा था कि जिस आदमी ने इनको लागू करवाया, इनको दिया ये सब चीज़ें जोखिम लेकर के, उस आदमी का नाम तो फोटो तो छोड़ो, नाम और निशान भी कोई लेने वाला मंच पे कोई था नहीं, जिसका कि मुझे बेहद दुख है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आगे से इस तरह के कमज़ोरों के, पिछड़ों के लिए कोई भी जोखिम लेने, उनके अधिकारों को लागू करने या दिलवाने के जोखिम लेने को पॉलिटिकली तैयार नहीं होगा, अगर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को याद नहीं रखा जाएगा तो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।